तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब तक हमने क्या देखा सर? अब तक हमने कैपिटल देखा। सीधे से आते हैं हमारे टॉपिक्स पर। कैपिटल हमने देखा, कैपिटल क्या होता है? बिजनेस के प्रोप्राइटर यानी ओनर के द्वारा जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, चाहे कैश के फॉर्म में, फटाफट से क्विक रीजन लेते हैं बच्चों, सुनते रहो। कैश के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में या फिर असेट्स के फॉर्म में, जो भी बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है इनिशियल ट्रांजैक्शन के रूप में एक बिजनेस का ओनर, वो कैपिटल कहलाती है। और फ्यूचर में उस पैसे से बिजनेस में असेट्स क्रिएट की जाती है, खरीदी जाती है, गुड्स खरीदे जाते हैं और वेरियस काइंड्स के एक्सपेंसेस किए जाते हैं बच्चों। दूसरी बात, बिजनेस के अंदर असेट्स किसको बोलते हैं सर? असेट्स सर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है सर, एक ऐसा वन टाइम एक्सपेंडिचर है जो फ्यूचर बेनिफिट्स देगा, रेकरिंग नेचर के, फ्यूचर्स के, कॉन्टिन्यूस नेचर के, ईयर बाय ईयर बेनिफिट जनरेट करेगा। एक ऐसा खर्चा असेट कहलाता है बच्चों। फिर असेट को हमने क्लासिफाई किया था दो भागों में। एक होती है नॉन करंट असेट जिसको फिक्स असेट्स भी कहते हैं, दूसरी होती है करंट असेट्स बच्चों। फिक्स असेट्स यानी कि नॉन करंट असेट्स एक ऐसा एक्सपेंडिचर, इन ऐसा वन टाइम एक्सपेंडिचर जो आपको मोर देन 12 मंथ यदि आप बैलेंस शीट डेट पर खड़े हैं, हमने एग्जांपल लिया था, बैलेंस शीट डेट पर हम स्टैंड करते हैं तो मोर देन 12 मंथ 31 मार्च 2022 को हम स्टैंड कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाला बेनिफिट 23 में भी जाएगा, 24 में भी जाएगा, 5 में भी जाएगा। यानी कि मोर देन 12 मंथ, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर जिससे मिलने वाला बेनिफिट डिराइव होता है तो वो नॉन करंट एसेट्स कहलाती है, फिक्स एसेट्स कहलाती है। करंट एसेट्स को सर हमने डिफाइन किया था सर, ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसी एसेट्स जो बिजनेस में केवल और केवल लेस देन 12 मंथ यानी केवल और केवल एक अकाउंटिंग ईयर तक ही एडवांटेज देगा, बेनिफिट जनरेट करेगा, वो करंट एसेट्स कहलाती है। फिर बच्चों ध्यान से सुनते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। हमने नॉन करंट एसेट्स को दो भागों में डिवाइड किया था, वी डिवाइडेड इन टू पार्ट। पहली टेंजिबल एसेट्स, दूसरी इनटेंजिबल एसेट्स बच्चों। टेंजिबल एसेट्स जिसको टच फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, कैन बी सीन, जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, बिल्डिंग्स, लैंड एक्सेट्रा। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे फिजिकली एग्जिस्टेंस को जिसके महसूस नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड एंड कैन नॉट फील। तो बच्चों ऐसी नॉन करंट एसेट और फिक्स एसेट्स को इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स कहा जाता है। एग्जांपल हमने लिया था। हाँ, इससे भी मिलने वाले बेनिफिट मोर देन 12 मंथ होंगे, कई सालों तक मिलेंगे बच्चों, जैसे कि बिजनेस का ब्रांड नेम, बिजनेस की गुडविल, बिजनेस की कॉपीराइट, बिजनेस का पेटेंट, बिजनेस का सॉफ्टवेयर। तो ये सब चीजें हैं, फॉर्मूला, ये सब वो चीजें हैं जो बच्चों एंड्यूरिंग बेनिफिट देगी, मोर देन 12 मंथ बेनिफिट देगी, बट कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी फेल्ट, इसलिए इसको इनटेंजिबल एसेट्स में कैटेगराइज किया जाएगा। अब बच्चों ध्यान से सुनते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए बच्चों। टेंजिबल एसेट्स को फिर से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। टेंजिबल एसेट्स व्हिच कैन बी टच, व्हिच कैन बी फील, जिसको महसूस किया जाए, टच किया जा सके। हाँ, which can be seen, जिसको देखा जा सके। ऐसे एसेट को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहली होती है मूवेबल टेंजिबल एसेट्स, दूसरी होती है इमूवेबल टेंजिबल एसेट। जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, मूवेबल टेंजिबल एसेट्स मतलब जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ऑल्दो ये दोनों टेंजिबल एसेट्स के पार्ट है। मूवेबल वो जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो बच्चों मूवेबल टेंजिबल एसेट्स कहलाती है। एग्जांपल की बात करें तो मशीन, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ये वो मूवेबल फिक्स एसेट्स हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इमूवेबल टेंजिबल एसेट्स बच्चों वो जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता, कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इज कॉल्ड एज इमूवेबल एसेट्स। लैंड, क्या बच्चों लैंड को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या सर? ये इमूवेबल टेंजिबल एसेट्स है। बिल्डिंग को नहीं ले जा सकते सर, इसलिए वो भी इमूवेबल फिक्स्ड एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब करूंगा, आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करने वाला हूं, एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए। अब करंट एसेट्स का बाइफरकेशन पढ़ना है। करंट एसेट्स के बारे में और डेप्थ में जाएंगे बच्चों, ठीक है? उसके नेचर को लेकर और चीजें समझेंगे। करंट एसेट कितने तरह की होती है, बाय डिफॉल्ट करंट एसेट का नेचर क्या होता है, ये सब चीजें देखेंगे बच्चों।
मैं रब करने जा रहा हूँ, आप वीडियो को पोस्ट करके नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। बच्चों बात कर लेते हैं करंट असेट्स की। आप जानते हैं करंट असेट्स को जिसका बेनिफिट लेस देन 12 मंथ मिलता है वो करंट असेट्स होती है। करंट असेट्स वो जिसका बेनिफिट लेस देन 12 मंथ मिलेगा बच्चों वो कहलाती है करंट असेट्स। ऑब्वियसली करंट असेट्स के नेचर की मैं बात करूं तो बच्चों ये फ्लोटिंग नेचर की होती है, कॉन्टिन्यूस नेचर की होती है ना, कीप्स ऑन चेंजिंग इसका नेचर होता है, ये कन्वर्टिबल होती है, ये अपने अपने कैरेक्टर को अपने स्वरूप को बदलती रहती है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग असेट्स और सर्कुलेटिंग असेट भी बोला जाता है। ऑल्सो लिखना बच्चों साथ में, known as floating assets are circulating assets। ये फ्लोटिंग असेट्स और सर्कुलेटिंग असेट के नाम से भी जानी जाती है। क्यों? बिकॉज amount and nature of such asset keeps on changing इस असेट का अमाउंट भी बदलता रहता है, इस असेट की प्रकृति यानी कि नेचर भी बदलता रहता है, कीप्स ऑन चेंजिंग, इसलिए इसको फ्लोटिंग असेट्स, इसको सर्कुलेटिंग असेट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जांपल लूंगा बच्चों, चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग, कॉन्टिन्यूसली कंटिन्यूसली लगातार रूप से ये अपने अमाउंट को और अपने नेचर को बदलते रहती है, इसलिए इसको सर्कुलेटिंग असेट्स और फ्लोटिंग असेट्स भी कहते हैं। एग्जांपल नोट कीजिए, बच्चों, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बच्चों हमने किसी को उधार मांगने चलो प्लीज 10,000 का समझने की कोशिश करना, 10,000 रुपए का बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उधार पे भेज दिया, क्रेडिट पर भेज दिया। तो बच्चों जिसे हमने क्रेडिट पर बेचा वो बंदा, अच्छा गुड्स जो है ना बच्चों वो हमारा स्टॉक है, एक तरीके से स्टॉक इज आल्सो ए करंट असेट, स्टॉक इज आल्सो ए सीए शॉर्ट में लिखो बच्चों, स्टॉक इज आल्सो ए करंट असेट। जब हमने उसे सेल कर दिया तो उसने अपना नेचर बदल दिया बच्चों। क्रेडिट पर जब हमने उसे सेल किया तो वो नेचर बदल गया, वो अब डेटर के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? डेटर्स के नाम से। मतलब डेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है सर जैसे हम उधार पर हमारा गुड्स बेचते हैं। बच्चों अभी मैंने गुड्स को डिफाइन करना है और ज्यादा डिफाइन करना है, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। क्रेडिट पर बेचना, क्रेडिट पर किसको बेचा जाता है वो डिफाइन करेंगे, स्टॉक को डिफाइन करेंगे। बस इतना सा ध्यान रखिए, यदि मैं डस्टर का बिजनेस करता हूं और डस्टर को मैं खरीदता केवल बेचने के लिए हूं तो ये डस्टर मेरे लिए गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? गुड्स कहलाएगा, यानी कि समथिंग काइंड ऑफ आर्टिकल विच आई हैव बॉट और परचेज फॉर रीसेल पर्पस, ओनली फॉर रीसेल पर्पस। ये मैंने बेचने के लिए खरीदा है तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। और जब तक मैं इसे नहीं बेचता हूं ये स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टॉक, क्योंकि इसके अंदर मैंने खर्चा किया है, इसको परचेज करने में मैंने खर्चा किया है। यदि मैं इसको बेच देता हूं, बेचने के पर्पस से मैंने इसको खरीदा है तो ये है गुड्स। और बच्चों साल के एंड में मान लो कुछ गुड्स बिना बिका भी तो रह जाता है। मैंने 10,000 डस्टर परचेज किए थे फॉर द इंटेंशन टू सेल ऑल द 10,000 गुड्स, 10,000 डस्टर्स, तो बच्चों को गुड्स था मेरे लिए एट द टाइम ऑफ परचेज। बट बच्चों एंड ऑफ द ईयर में जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होने पर हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है, तो बच्चों 2,000 डस्टर मेरे बच गए, सेल नहीं हो पाए।
बाय डिफॉल्ट वो सेल नहीं हो पाए, और तो मेरा इंटेंशन था उसे सेल करने का पर वो सेल नहीं हो पाए, तो बच्चों को 2000 के जो डस्टर होंगे वो स्टॉक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? स्टॉक कहलाएंगे। मान लीजिए अब उन स्टॉक्स को आपने नेक्स्ट ईयर सेल किया क्रेडिट पर। किस पर सेल किया? क्रेडिट पर, यानी कि उधार बेचा। एक बड़े बच्चों उधार हमने उसको बेच दिया, तो जिस व्यक्ति को हमने उसे उधार बेचा वो कहलाता है डेटर, और डेटर इज आल्सो ए करंट असेट्स। देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ करंट असेट बदला, स्टॉक कन्वर्ट हो गया डेटर में। बच्चों डेटर को भी हम असेट इसलिए कहते हैं क्योंकि डेटर एक ऐसे व्यक्ति होता है जिससे 12 मंथ के टेन्योर के अंदर विद इन अकाउंटिंग ईयर ही कैश रियलाइज हो जाएगा या बेनिफिट जनरेट हो जाएगा। डेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम उधार पर बेचते तो हैं, पर उधार की जो अवधि होती है, टर्म होती है, वो लेस देन 12 मंथ होती है बच्चों। वो 12 महीने से ज्यादा की उधारी पर हम नहीं बेचते हैं। यदि 12 महीने से ज्यादा की उधारी पर हम किसी को गुड्स बेच रहे हैं तो वो डेटर नहीं है। एक बात ध्यान रखना, करंट एसेट की जो मूल परिभाषा है उसके हिसाब से पैसा या बेनिफिट 12 मंथ में रियलाइज हो जाना चाहिए तो करंट एसेट कहलाएगा। इसलिए डेटर भी एक ऐसा व्यक्ति है जिससे पैसा विद इन 12 मंथ और विद इन 12 मंथ कैश रियलाइज हो जाएगा, बेनिफिट जनरेट हो जाएगा, बिजनेस में इनफ्लो जनरेट हो जाएगा, इसलिए वो करंट एसेट है बच्चों। बिल्कुल, तो ये करंट एसेट्स। अब मान लो इसने आफ्टर 3 मंथ क्या दे दिया? आपको पैसा दे दिया, कैश दे दिया। तो बच्चों यहां पर देखो डेटर किस में कन्वर्ट हो गया? कैश में, एंड कैश इज आल्सो ए काइंड ऑफ करंट एसेट्स। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं करंट एसेट्स एक फ्लोटिंग एसेट्स और एक कॉन्टिन्यूअस एसेट्स या फिर सर्कुलेटिंग एसेट्स के नाम से क्यों जानी जाती है? क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली रेगुलरली अपना नेचर, अपना अमाउंट, अपना कैरेक्टर बदलती रहती है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग नाम से। पहले थी गुड्स, फिर बनी स्टॉक, फिर बना डेटा, फिर बना कैश। बच्चों आगे आगे हम एक चीज और समझेंगे, कई बार डेटर्स से हम बिल्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो अपनी नोटरी लिख कर देता है कि मैं अपना प्रॉमिस लिख कर देता है एक कागज पर और साइन करता है कि मैं पैसा देने का वचन देता हूँ। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हमारे लॉ के चैप्टर में भी हम इसे पढ़ेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। और यहाँ भी बेसिक्स में जब ये टर्म आएगी तब मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर डिफाइन करूंगा। तो उसे बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्स रिसीवेबल, यानी कि किसी डेटर से हमें बिल्स मिल गए, एक तरह का प्रॉमिसरी नोट मिल गया, एक तरह का वचन पत्र मिल गया जिसमें वो ये प्रॉमिस करता है कि वो पैसा एक निश्चित समय अवधि के बाद हमें देने का वचन करता है। उसने साइन किया, हमने भी साइन किया, तो वो हमारे लिए असेट बन जाती है, हमारे लिए राइट टू रिकवर ऑफ द कैश, रिकवरी ऑफ कैश फ्रॉम द डेटर बन जाता है, एक अधिकार बन जाता है कि डेटर से हमें पैसा मिल जाएगा, तो वो भी एक करंट एसेट कहलाएगा। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल भी एक करंट एसेट कहलाएगा। और जब हम ड्यू डेट पर, उसने बिल लिखा मान लीजिए 2, 3, 4 महीने का, अभी बात समझ में ना आ रही हो तो कोई बात नहीं, होल्ड करना बच्चों, तो 2 महीने बाद हम वो बिल उसको देंगे और पैसा ले लेंगे। ठीक है कि भाई तेरे प्रॉमिस किया था 2 महीने बाद पैसा देने का, तू अब ये बिल रख और हमें पैसा दे दे। तो अल्टीमेटली करंट एसेट एक ऐसी एसेट होती है बच्चों जो अपना नेचर और अपना कैरेक्टर बदलती रहती है, इसलिए इसको फ्लोटिंग एसेट्स और सर्कुलेटिंग एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। सर इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और कैटेगराइज में करने की कोशिश करता हूं। ये नोट कर लेना बच्चों, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना बच्चों, मैं रफ करने जा रहा हूँ, आगे आप लिख लेना। ओके, थैंक यू। बच्चों मजा आ रहा है या नहीं मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। ठीक है, पूरे मन लगाकर, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ हमें यहाँ पर पढ़ना है। करंट एसेट्स ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के बेसिस पर, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी
लिक्विडिटी का मतलब बच्चों होता है कैश में कन्वर्टेबल, जो रियलाइजेबल है इनटू कैश, मतलब कैन बी रियलाइज्ड इनटू कैश या रियलाइजेबल इनटू कैश। ये होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब जो भी कैश में कन्वर्ट हो सके। सर करंट एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो सकती है, ऑब्वियसली सभी तरह की करंट एसेट्स कैश में कन्वर्ट होती है। आज नहीं तो कल ये एसेट कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगी। करंट एसेट का मतलब ही यही है, जो आज नहीं तो कल कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइनली जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, आज नहीं तो कल जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी विद इन 12 मंथ, ऑब्वियसली विद इन 12 मंथ जो लिक्विडिटी में कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट कहलाती है। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी यानी कि रियलाइजेबल इनटू द कैश के बेसिस पर मैं इसे बांटता हूं 3 भागों में। मोटा मोटी तौर पर इसे 3 भागों में मैं बांटता हूं। बिल्कुल सही दिख रहा बच्चों, आई होप सो, ठीक है बिल्कुल। पहला है कैश इन हैंड, इसके साथ ही रखूंगा बच्चों में कैश एट बैंक यानी कि बैंक बैलेंस, ठीक है, इसको बैंक बैलेंस भी बोलते हैं। ये मेरे फर्स्ट कैटेगरीज करते हैं। सर इसको किस वैल्यू पर दिखाया जाता है? बच्चों करंट एसेट आप जानते हैं, ये मैं चीज बता चुका हूँ कि सर एसेट्स किसी भी तरह की हो, चाहे करंट हो या नॉन करंट हो, बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, तो ध्यान से समझना। बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, एसेट की फॉर्म होती है, ये होती है लायबिलिटी साइड, लेफ्ट हैंड साइड होती है लायबिलिटी। डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में टेंशन नहीं लेना, अभी छोटा छोटा समझने की कोशिश करो। एक होती है सर एसेट साइड, एक होती है सर लायबिलिटी साइड, एक होती है सर एसेट साइड। एसेट साइड में सर नॉन करंट एसेट बच्चों, ठीक है पक्का, और दूसरा लिखा जाता है करंट एसेट्स। तो बच्चों ऑफिस के एसेट साइड में करंट एसेट्स को दिखाया जाता है। अब सर किस वैल्यू पर दिखाया जाता है? अमाउंट की बात करें तो मैं उससे बताने की कोशिश कर रहा हूं किस करंट एसेट्स को किस वैल्यू पर दिखाया जाएगा। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को बच्चों एक्चुअल वैल्यू पर दिखाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। लिक्विडिटी कैन बी रियलाइज्ड इनटू कैश, तो एक्चुअल वैल्यू कैश को किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश को रियलाइज कर सकते हो? नहीं, कैश को खुद ही रियलाइज्ड अमाउंट है, इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। तो वो तो प्योर करंट एसेट है बच्चों। दूसरी बात करते हैं स्टॉक की एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बच्चों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट होती है, बताऊंगा अभी कैसे होते हैं। ध्यान से सुनो, पूरा ध्यान लगाओ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, पर हमारा जो पर्पस था ना बच्चों, वो लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए नहीं था कि 10 साल 5 साल 20 साल रखेंगे और 10-15 साल 20 साल तक रिटर्न कमाएंगे उससे। वो कंपनी जितना भी रिटर्न देगी डिविडेंड के फॉर्म में, प्रॉफिट का पार्ट देगी, उसका लाभ उठाएंगे, ऐसा नहीं था। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए किया है। विद इन 12 मंथ के अंदर ही हम उसको बेचकर कैश में रियलाइज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो बच्चों एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका पैसा गया होगा, एक्सपेंसेस होगा। सर असेट किसी भी तरह की हो, पैसा जाएगा, पहले पैसा जाएगा सर। और यदि उससे मिलने वाले बेनिफिट्स एंड्यूरिंग होंगे, बियॉन्ड 12 मंथ होंगे तो नॉन करंट, और विद इन 12 मंथ होंगे तो करंट। तो सर हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस समय हमारा इंटेंशन क्या था, हमारा उद्देश्य क्या था, हमारी मानसिकता क्या थी? ये थी बच्चों कि ये पैसा विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, 1-2 महीने में हम इसे बेच देंगे और पैसा उठा लेंगे, शेयर मार्केट में इसे बेच देंगे आजकल परसों, या 1 महीने 2 महीने बाद, या फिर 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर देंगे। तो बच्चों ये क्या कहलाएगी? करंट एसेट्स। अब वैल्यू की बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाया जाता है, किस वैल्यू पर दिखाया जाता है? तो बच्चों यहां पर कॉस्ट मतलब जिस पर आपने उसको खरीदा था, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो नेक्स्ट से ₹10,000 हो, एग्जाम्पल के साथ में चल रहे हो, ठीक है। और लास्ट फिर रियलाइजेबल वैल्यू
ऐसा क्यों? कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से विच एवर इज लेस, रियलाइजेबल वैल्यू मान लो है उसकी 6000 रुपीज, कितनी हो चुकी 6000 रुपीज। अभी बता रहा हूं, बोल दो विच एवर इज लेस कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस पर दिखाया जाएगा। तो किस पर दिखाया जाएगा? 10,000 और 6,000 विच एवर इज लेस रुपीज के अंदर। सर ऐसा क्यों? ये रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है सर, मुझे बताओ सर। देखिए, तो आज आपने स्टॉक परचेस किया 10,000 रुपए का, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट परचेस किया 10,000 रुपए, जरूरी है क्या बच्चों की 2, 4, 5 महीने बाद वो 10,000 में ही बिके? शेयर मार्केट में उस स्टॉक की प्राइस जो आपने खरीदा वो 6,000 हो गई, तो फिर जो आपने स्टॉक खरीद रखा है, आपकी इन्वेंट्री खरीद रखी है, आपके गुड्स खरीद रखे हैं फॉर द रीसेल पर्पस, वो 5,000 के रह गए। तो फिर ऐसा हो सकता है मार्केट में मार्केट प्राइस गिर सकती है बच्चों, मार्केट में मार्केट प्राइस गिर सकती है। मार्केट प्राइस इज व्हाट? रियलाइजेबल वैल्यू। तो यदि उस स्टॉक की, उस शेयर की, उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस गिर जाती है तो रियलाइजेबल वैल्यू कम हो सकती है बच्चों, और बढ़ जाती है तो रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब समझ पाए सर? व्हिचएवर इज लेस, ये क्यों लेस, ये क्यों? सुनो बच्चों, ये दोनों में से कम पर ही क्यों रिलेट करते हैं? क्योंकि बच्चों हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना, अकाउंटिंग वो एक प्रिंसिपल के बेसिस पर करते हैं, वो एक प्रिंसिपल के बेसिस पर करते हैं। उस प्रिंसिपल का नाम क्या होता है? हाँ यस, मैं देख रहा था कि बिल्कुल साफ सही दिख रहा है, दिख रहा, आपको नोट करना तो नोट करने चला, ठीक है। अभी रुक जाओ, मैं बिल्कुल सामने आकर समझाने की कोशिश करूंगा आपको, अच्छे से समझ लो। तो उस प्रिंसिपल का नाम होता है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। हाँ, हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, एक अप्रोच फॉलो करते हैं, उसका नाम होता है कंजर्वेटिव। वी आर वेरी कंजर्वेटिव, वी आर वेरी प्रूडेंट, प्रूडेंट प्रिंसिपल। तो बच्चों को कंजर्वेटिव अप्रोच और वो प्रूडेंट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कहता क्या है? ध्यान से सुनना, वो ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आपको पहले से ही रिकॉर्ड करके चलो। आप प्रूडेंट रहो, ईमानदार रहो, कंजर्वेटिव रहो, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को पहले से ही रिकॉर्ड कर चलना है, और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स और गेन को पहले से रिकॉर्ड मत करना। भाई आप कंजर्वेटिव हो, आप प्रूडेंट हो, कंजर्वेटिव हो तो कंजर्व रहो, है ना। फ्यूचर में जब प्रॉफिट होंगे किसने देखे, है ना, तो सर लॉस हुए वो भी किसने देखे, पर हम कंजर्वेटिव है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है हम। फ्यूचर में लॉस की संभावना भी है तो हम उसको पहले से रिकॉर्ड करके चलेंगे, पर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को जब होंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आई बात? ये क्यों? क्योंकि हम बहुत सेंसिटिव हैं, फ्यूचर के लॉसेस को हम पहले से एक्सपेक्ट कर चलते हैं, बट फ्यूचर में होने वाले गेन्स को सर किसको पता? गॉड नोस गेन होगा या नहीं होगा। तो लॉस का किसको पता? लॉस का तो बेटा अनुमान लग जाता है, संभावना लग जाती है कि लॉस होने वाला है। तो अकाउंटिंग किस बेसिस पर की जाती है? सर बिल्कुल प्रूडेंट बेसिस पर अकाउंटिंग की जाती है। तो फ्यूचर के लॉसेस को रिकॉर्ड करने के लिए ही हम व्हिचएवर इज लेस करते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 10,000 की इन्वेंट्री है, फ्यूचर में उसकी मार्केट प्राइस 6,000 होने वाली है, ये बैलेंस शीट डेट पर ही हमें लग रहा है। तो हमने सोचा कि यार जब मार्केट प्राइस उसकी 6,000 हो जाएगी तो यार वो तो 6,000 में ही बिकेगा। अब असेट का मतलब क्या होता है? असेट का मतलब वही तो होता है कि फ्यूचर में 12 मंथ के बियॉन्ड हमें कितना रियलाइज होगा, कितना बेनिफिट जनरेट होगा, कितना कैश में कन्वर्ट होगा, वही तो असेट है बच्चों। तो यदि फ्यूचर में आपको 6,000 ही रियलाइज होगा, 6,000 ही रिकवर होगा, यानी कि लेस देन कॉस्ट ही रियलाइज होने वाला है, तो वही तो असेट कहलाएगा बच्चों। इसीलिए व्हिचएवर इज लेस करके चलो। सर उल्टा करो तो रियलाइजेबल वैल्यू 16,000 कर दो सर। तो बच्चों मेरी बात सुनो, हम प्रूडेंट प्रिंसिपल, हम कंजर्वेटिव अप्रोच लगाते हैं। फ्यूचर में यहाँ गेन होगा, 10,000 में खरीदा था 16,000 मिलेगा, तो हमें थोड़ी पता है, भगवान को थोड़ी पता है कि भगवान को पता है कि फ्यूचर में 16 का होगा नहीं होगा, फिर भी लगता है कि 16 का होगा, फिर भी हम 10 पर ही रिकॉर्ड करेंगे व्हिचएवर इज लेस, क्योंकि हम कंजर्वेटिव हैं। फ्यूचर के होने वाले गेन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम रिकॉर्ड कर चलते हैं बच्चों। आई होप सो आपको ये अप्रोच अच्छे से समझ में आएगी कि स्टॉक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस पर रिकॉर्ड क्यों किया जा रहा है।
तीसरा तीसरा है सर डेटर। डेटर का मतलब बताओ मुझे कमेंट करके बच्चों, डेटर का मतलब क्या होता है फटाफट। और बिल्स रिसीवेबल, सर डेटर से ही बिल्स रिसीव होते हैं ऑब्वियसली। डेटर का मतलब कमेंट करके बताओ जल्दी फटाफट। डेटर का मतलब बच्चों जिसको आपने क्रेडिट पर सेल किया है, उधार पर गुड्स बेचा है, वो कहलाता है डेटर, जिससे विद इन 12 मंथ पैसा मिल जाएगा या बिल्स मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है, बेनिफिट डिराइव हो जाएगा। तो किस वैल्यू पर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा बताओ, बताओ किस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाएगा? इसको रिकॉर्ड किया जाएगा रिकॉर्डेड एट या शोन इन द बैलेंस शीट एट रियलाइजेबल वैल्यू। समझ में आई बात? एट रियलाइजेबल वैल्यू। अब बच्चों एक बात सुनो, सर यहाँ तो रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा हो गई तो डेटर मान लीजिए 10,000 के थे, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है मुझे याद है, और रियलाइजेबल वैल्यू 15 हो गई तो सर 15 पे रिकॉर्ड करेंगे। हाँ 15 पे रिकॉर्ड करेंगे, बोलो। बच्चों की क्वेश्चन की बेहुदा है, कोई तुक नहीं बनती इसकी, क्योंकि जिसको आपने 10,000 का माल उधार बेचा, क्रेडिट पर बेचा, क्या वो फ्यूचर में 15,000 देगा? बताओ। कोई व्यक्ति किसी को, आपको कोई दुकानदार है, बिजनेसमैन है, यदि आपने क्रेडिट पर उधार पर किसी को बेचा कोई गुड्स, गारमेंट्स की शॉप है, आपने कोई शर्ट बेची या क्लॉथ्स बेचे, शूज बेचे, ठीक है, इन्वेंट्री बेची, आपकी जो भी स्टॉक था आपको उसका बेच दिए, क्या 15,000 मिलेंगे उससे? रियलाइजेबल वैल्यू कभी भी शेयर प्राइस से ज्यादा नहीं होगी। समझ में बात? तो ये होगी नहीं सकता। हाँ रियलाइजेबल वैल्यू इससे कम हो सकती है, लेस हो सकती है, ओरिजिनल प्राइस से कम हो सकती है। कैसे? कैसे? जिस डेटर को आपने गुड्स 10,000 का बेचा था, यदि वो उसमें से 2-3 हजार रुपए डूबने की संभावना है, मान लो आपने टोटल 1 लाख रुपए के गुड्स उधार बेच दिए, तो डेटर कितना हो गए? 1 लाख। अब उसमें से ये वाला जिसको 10,000 का बेचा था, ये नालायक निकला, ये पैसा खा गया, ये पैसा आपका डूब गया, बेड डेट्स हो गया, तो बच्चों आप कंजर्वेटिव हो कि नहीं? अभी हमने समझा था, हाँ सर है, हम प्रूडेंट है सर, हम फ्यूचर में होने वाले लॉस को हम रिकॉर्ड करके चलेंगे सर। बहुत सारे अभी एग्जांपल नहीं रहूंगा, बच्चे फीस खा जाते हैं कि नहीं खा जाते? टीचर की होता है ना, हाँ, तो वो क्या है? लॉस है, वो रिकवर नहीं होगा, ठीक है। जिसको आपने बेचा उधार पर, वो पैसा नहीं दे रहा है, डूब गया, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उससे पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा बच्चों। तो उसे आपको लेस कर चलना पड़ेगा, लेस कर चलना पड़ेगा। तो आप इसमें लिखिए रियलाइजेबल वैल्यू। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे सर? जो बैलेंस शीट में करंट एसेट होगी ना, वहां पर लिखेंगे डेटर्स, ग्रॉस वैल्यू इनर कॉलम में, जैसे मान लो 1 लाख। अब बच्चों जी ये नालायक निकला, जो डूब रहा है, जो पैसा नहीं मिलेगा, जो इंसॉल्वेंट हो गया, इसने कोर्ट का सर्टिफिकेट दिखा दिया कि देखो मैं दिवालिया हो चुका हूँ, मुझसे पैसा नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? वो नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको लेस करना पड़ेगा। नाम होता है उसका प्रोविजन, उसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा फॉर बैड डेट्स। क्या बनाना पड़ेगा? बैड डेट्स। अब बच्चों बैड डेट्स नाम सुन के टेंशन में मत आना, बैड डेट्स का मतलब होता है डूब गया पैसा, जो डूब गया, जो नहीं मिलेगा। तो बच्चों नेट रिएक्ट देखो, कॉस्ट की ये लेस किया आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो गई? 90,000। ठीक है, हाँ, तो ये 90,000 वो अमाउंट है जो रियलाइजेबल है, उसी पर हमको दिखाना पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से हमने यहाँ पर बच्चों असेट्स को आई होप सो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी है, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करी है। लाइव क्लास में जब पढ़ेंगे तो और इसके डाउट्स को ले लेंगे। अभी यहाँ पर हम जितना हो सकता है हमारा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। करंट एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, कैश एंड बैंक को एक्चुअल वैल्यू पर दिखाया जाता है, ठीक है। तो बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस को स्टॉक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करंट एसेट्स हैं, इनको कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू चेंजेस लेस पर दिखाया जाता है। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखाया जाता है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है बच्चों, दिस इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। अब आगे बढ़ते हैं, ये नोट करो।